मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 15 बिसन की दिलेरी, है ना। बिसन की दिलेरी पाठ को हमने सोमवार को हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें भी पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने पेज नंबर 118 और पेज नंबर 119 को पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 120 से, है ना। पेज नंबर 120 भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन फिर से हम उसको थोड़ा सा रिवीजन में देख लेते हैं, है ना। तो चलिए सभी लोग निकाल लेते हैं पेज नंबर 120। चलिए शुरू करते हैं। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों के बाड़। अब कर्नल दत्ता के घर जब वो जाता था बिशन, तो वो देखता था कि एक तरफ गेहूं लगे हुए हैं और एक तरफ जो है कांटे की बागुड़ लगी हुई है। विजन वैसे तो कंटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था, है ना। विजन चाहता तो वो कांटे वाली जो बागुड़ थी, है ना, जो तार थे उनको क्रॉस करके वो निकल जाता, हाथ से ऊपर करके वो निकल जाता, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथों में उसने तीतर को पकड़ के इसे रखा हुआ था, है ना। तो उसके कांटे में से वो हाथ से ऊपर नहीं कर सकता था उस कांटे की बागुड़ को, तो वहाँ से जाना सही नहीं समझा उसने। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो खेती के साथ साथ छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न लगे, ना। वो उसके नज़र में भी तीतर को बचाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इस बागुड़ को क्रॉस नहीं करता हूँ। वो खेत के अंदर से, पेड़ में से, है ना, खेत के अंदर से जाने लगा ताकि उसको शिकारी देख नहीं ले, है ना। वह कुछ ही दूर भागा था कि पीछे से भारी आवाज़ आई, तड़के लड़के रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। उसको तेज आवाज़ आई, है ना, ऐसी भयानक आवाज़ आई कि लड़के रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। उसको ऐसा पीछे से आवाज़ आती है, लेकिन बिसन नहीं रुका। लेकिन बिसन बहादुर था, वो बिल्कुल भी नहीं रुका, उसकी आवाज़ से घबराया नहीं और वो आगे आगे चलता जा रहा है। वो चुपचाप चलता रहा है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जवाब दिए वो आगे बढ़ता जा रहा है। रुकता है या नहीं, वो फिर कहता है रुकता है या नहीं, है ना। पीछे से फिर आवाज़ आती है, तू रुकता है कि नहीं कि मैं तुझे गोली मारूं। आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिसन कंटीले तारों के पास आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया, है ना। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि पीछे वो बंदूक लिए खड़ा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसको तीतर की जान बचानी थी। तभी बिसन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, है ना। अब पीछे से जूतों की भारी भरकम आवाज़ आ रही थी, मतलब वो तेज दौड़ते हुए आ रहा था, शिकारी भी उसके पीछे पीछे, और बिसन भी तेजी से चलता जा रहा था कि भाई मुझे इसकी जान बचाना है, और वो, है ना, पीछे से चिल्ला रहा था कि रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा था, जोर से चिल्ला कर रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा, मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। शिकारी ये कहता है कि लड़के मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा करके भाग रहा है। बिसन के लिए आगे भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया, है ना। अब बिसन यदि सड़क से जाता तो उसको शिकारी बहुत आराम से देख लेता और उसको पकड़ लेता, लेकिन उसने सोचा कि मैं खेतों के रास्ते से जाऊंगा, छुप छुप करके आगे निकल जाऊंगा, है ना। तो वो खेतों के रास्ते से जा रहा था। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिसन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों को बहुत से खरीचे उभर आई। खरोंचे से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आसिन भी फट गई, है ना। अब वो खरोचते हुए आगे आगे जा रहा था, जमीन से टच होते हुए जा रहा था, तो उसको कई जगह तो खरोंचे भी आ गई, है ना। उसके शरीर पर ऐसे बहुत सारे निशान पड़ गए, उनमें से खून भी निकलने लगा। आसिन मतलब जो हमारी बाँह होती है ना, शर्ट की बाँह होती है, उसको आसिन बोलते हैं, तो उसकी आसिन भी फट गई थी। पर बिसन को इस बात का संतोष था कि वह अब तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसको खुशी इस बात की थी कि उसने तीतर की जान को बचा लिया। भले ही उसको चोट लगी हो, भले ही वो शिकारी उसके पीछे भागा हो, है ना, लेकिन उसने तीतर की जान को बचा लिया।
वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ से डांट खानी पड़ेगी। वो जानता था कि मेरी शर्ट तो फट गई है ना, कमीज फट गई है तो मुझे मेरी माँ डांटेगी, है ना, उसको ये बात मालूम थी, माँ से डांट पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह तीतर की जान बचाने में कामयाब है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि भाई ये पहाड़ी को क्रॉस कैसे किया जाए, इसके नीचे तक कैसे जाया जाए, उस रास्ते पर कैसे पहुंचा जाए, है ना, क्योंकि उसको मालूम था कि ओस भी बहुत ज़्यादा है, फिसलन भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठा ही था कि फिर उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी, है ना, कोई किसी के चलने की उसको आवाज़ सुनाई दी। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। जैसे ही उसको आवाज़ सुनाई दी वो तेजी से वो भागा, है ना, भागते हुए वो आधी पहाड़ी को उसने ऐसे ही क्रॉस कर लिया ना, क्योंकि उसको डर था कि शिकारी फिर से मेरे पीछे आ रहा है तो उसको भागना चाहिए, और वो भागने भी लगा। पहाड़ी पार कर चुका था, उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए ना। वो जब तेजी से भाग रहा था तो उसको बहुत सारा पसीना भी निकल रहा था, पसीने में उसके पूरे कपड़े जो थे वो गीले भी हो गए, तरबतर हो गए, मतलब ऐसा लग रहा था कि पसीने से वो नहा लिया हो। नहाने के बाद अपन पूरे गीले हो जाते हैं ना, पूरे सिर पे पानी पानी हो जाता है, चेहरे पे पानी पानी है ना, तो वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को बड़ी सावधानी से अपने साथ सीने से लगाए हुए था, है ना, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस कर्नल साहब के घर तक तो पहुंच ही गया, उनके फार्म हाउस तक वो पहुंच ही गया। बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके वो वहां तक पहुंच गया और वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया, है। ताड़ का एक बड़ा सा पेड़ होता है, तो उस पेड़ के पास से वो पीछे के रास्ते से उनके घर में चला गया। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अपने अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था, है ना। उसका जो फार्म हाउस था पूरा शांत था, वहाँ कोई कुछ नहीं आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अपने अपने दड़बे में थी, है ना। मुर्गियों को जहाँ रखते हैं उस जगह को दड़बा बोलते हैं। तो मुर्गियां अपने अपने दड़बे में थी और जो था उनका एक व्यक्ति था, तो वो बाहर काम कर रहा था ना, गुलाबचंद उसका नाम था। वो बाहर बरामदे में सफाई कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की एक प्रजाति होती है अल्सेशियन, ठीक है, वो जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। मिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहा है ना। वो कुत्ता जो है उसकी आदत थी कि वो कोई अजनबी व्यक्ति हो तभी भौंकता है ना। बिशन तो रोज आता था, तो बिशन को देखकर तो वो भौंकेगा नहीं, लेकिन कुत्ते ने शायद किसी और को देख लिया था, इसलिए वो भौंक रहा था। तो बिशन ये बात को समझ गया कि भाई शिकारी उसके पीछे आ रहा है, कुत्ते ने उसको देख लिया है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। अब जो टीन सेट लगा था, उस टीन सेट में वो इधर उधर देखने लगा कि भाई मैं इसको कहीं छिपा दूं, इसको कहीं छिपा दूं। तो उसने देखा कि वहाँ टूटी हुई टोकरी पड़ी थी। उस टोकरी के पास उसने तीतर को छुपाने की सोची। ये ठीक है सोचते हुए तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उसने कहा कि यार ये टोकरी ठीक है, इस टोकरी के अंदर मैं तीतर को रख देता हूँ। और उसने टोकरी को नीचे तीतर को रख दिया और ऊपर से अपनी स्वेटर को उस पर ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए कि वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, है ना। अब उसने उसको तीतर को वहाँ रख दिया और उसने सोचा कि यार बाहर का माहौल देखना चाहिए कि बाहर क्या माहौल है, शिकारी तो नहीं है ना। क्योंकि वो भी सोच रहा था कि भाई शिकारी से मुझे भी बचना है, क्योंकि शिकारी मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे को भी मार सकता है। तो वो वहाँ से भागने लगा। वह अक्सर इस सेट पर ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिना लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, है ना। अब वो पेड़ उछल कूद करता रहता था, है ना, बिशन भी।
तो वो पेड़ के सहारे ऊपर छत पर चढ़ गया। अब जो छत था उनका इस तरह से कवेली वाला था, खपरेले वाला था, ऐसे ढलान वाला, तो वो जो एक चिमनी लगी हुई थी उस चिमनी के पीछे जाकर के वो बैठ गया ताकि कोई उसको देख नहीं पाए। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उसको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा। उसने देखा कि दो शिकारी जो है वो कर्नल साहब के घर की तरफ ही आ रहे हैं और जो कुत्ता था वो उनको देखकर के बहुत जोर जोर से भौंक भौंक कर रहा था, भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वो उछल उछल से भौंकने लगा। ठीक है, वो दोनों शिकारी करीब आए और कर्नल रोबदार आवाज में जब मैं पूछा कौन है ना, लेकिन दोनों शिकारी पास आ रहे हैं और जो कुत्ता था वो दोनों पैरों पर ऐसे खड़े हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा है ना। कुत्ते जो होते हैं वो जब खतरा महसूस करते हैं तो दोनों पैर पर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। तो अल्सेशियन कुत्ता भी भौंक रहा है उनको देख करके और दोनों शिकारी पास में आए और जो रोबदार कर्नल साहब थे उन्होंने अपनी आवाज़ में ही पूछा कौन है ना। और अगले वीडियो में देखेंगे कि वो शिकारी थे या कौन थे, है ना, और कर्नल ने उनको क्या जवाब दिया होगा कर्नल ने और उनको किस तरह के सवाल पूछे होंगे, वो सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आप तब तक इस पार्ट को पढ़ करके रखेंगे और समझ करके रखेंगे, फिर कल हम इस कहानी को और पूरे मज़े के साथ, आनंद के साथ पूर्ण करेंगे। थैंक यू।